नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में परीक्षा मंथन का बिहार करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2025 से मई 2026 तक का है। इसमें टोटल आपके 250 सवाल को कवर किया गया है। जो 250 सवाल ये सारे टॉपिक से हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 पॉइंट को इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है, उसे अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें कि जो ये मैगजीन आप देख रहे हैं, ये मैगजीन का पीडीएफ पेड है, तो आप जाके व्हाट्सएप से इसका पीडीएफ ले सकते हैं मात्र 41 रुपीज़ में। और नंबर क्या है? 82 87 50 56 83, ये व्हाट्सएप नंबर है। इससे संपर्क कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। और जिन्हें पीडीएफ नहीं लेना है तो आराम से वीडियो को शांति से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर जिन्हें पीडीएफ लेना है तो इस नंबर से संपर्क कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार सरकार ने लंबित यातायात चालानों के निपटान के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना शुरू किया है। ये पहला राज्यव्यापी अभियान है। एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना के प्रथम अभियान में कितने चालानों का निस्तारण किया गया? तो 20,000 से अधिक चालानों का निस्तारण किया गया है। यह चालान निपटान योजना किस न्यायालय के निर्देश पर शुरू की गई? तो पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू किया गया। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ के निर्देश पर। हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में किस गीत का गायन अनिवार्य कर दिया है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से कौन सा गान गाया जाएगा? तो राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाएगा, जिसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। बिहार में सभी सरकारी सेवाओं को एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर लाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा? तो बिहार वन शुरू किया जाएगा। बिहार वन प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी को 87 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया गया है? तो कॉरपोरेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को यह प्लेटफॉर्म जुलाई 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। बिहार में अन्य राज्यों से लघु खनिज, रेत, पत्थर आदि लाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य ट्रांजिट पास का नियम किस नियम के तहत लागू किया गया? तो परिवहन और भंडारण रोकथाम नियम 2019 के तहत। बिहार को पूर्वी भारत का प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए मार्च 2026 में कौन सी नीति स्वीकृत की गई है? तो बिहार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 राज्य सरकार की किस परिकल्पना के अनुरूप है? तो 7 निश्चय 3 का है, जिसका थीम था समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। सेमीकंडक्टर नीति के तहत 100 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर किस दर से भूमि आवंटित की जाएगी? तो 1 रुपये प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटित किया जाएगा। वरिष्ठ माओवादी नाम है सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद फरवरी 2026 में बिहार को कैसा राज्य घोषित किया गया है? तो बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2005 के जहानाबाद रेल हमले जैसी घटनाओं ने अतीत में नक्सलवाद को रेखांकित किया था बिहार में। नेक्स्ट है कि माओवादी
कमांडर सुरेश कोड़ा ने बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के समक्ष किस जिले में आत्मसमर्पण किया है? तो मुंगेर जिले में आत्मसमर्पण किया है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना स्थल पर त्वरित जांच और दूरस्थ लैब की निर्भरता कम करने के लिए किसका उद्घाटन किया? तो मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल्स का उद्घाटन किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। अगस्त 2025 में बिहार सरकार ने आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान जेल जाने वाले किन सेनानियों की पेंशन दुगनी करने की घोषणा की है? तो जयप्रकाश आंदोलन सेनानियों की पेंशन दुगनी करने की घोषणा की गई है। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 51वीं वर्षगांठ मनाया गया है। यह आह्वान 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से किया गया था संपूर्ण क्रांति का। उसके बाद है कि जेपी आंदोलन में 6 माह से अधिक जेल में रहने वाले सेनानियों की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 30,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। जेपी आंदोलन में 6 माह तक जेल में रहने वाले सेनानियों की पेंशन 7500 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15,000 रुपये कर दिया गया है प्रति माह। उसके बाद है कि पेंशन भोगी की मृत्यु होने की स्थिति में किसे समान पेंशन राशि प्राप्त होगी? तो उनके जीवित पति या पत्नी को। जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही शुरू किया गया है, मोस्ट BBI है। मुंगेर के प्रसिद्ध सीता कुंड मेले का प्रबंधन अब किस प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा? तो अब जो है बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम 2008 के द्वारा मुंगेर का सीता कुंड, मोस्ट BBI, मुंगेर का सीता कुंड मेला प्रति वर्ष किस अवधि के दौरान आयोजित होता है? तो आयोजित होता है माघ पूर्णिमा जनवरी अंत या फरवरी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा आमतौर पर मार्च तक होता है। सीता कुंड मेले में पूजा और पर्यटन के लिए प्रति वर्ष लगभग कितने विदेशी पर्यटक आते हैं? तो लगभग 5,000 विदेशी पर्यटक आते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित सीता कुंड में कुल कितने पवित्र कुंड हैं? तो कुल आपके 5 पवित्र कुंड हैं। इनमें से एक में माता सीता की अग्नि परीक्षा के प्रतीक के रूप में निरंतर गर्म जल बहता है, जबकि अन्य 4 में ठंडा जल बहता है। तो ये आपका काम है कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो मुंगेर में ये 5 जल कुंड है इसका नाम क्या क्या है और गर्म जल कुंड कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा की है। नवनिर्मित बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कितने अंश सदस्य होंगे? तो 5 अंश सदस्य होंगे। टोटल आपके 7 लोग होंगे, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अंश सदस्य होंगे। सफाई कर्मचारी आयोग के 5 सदस्यों में समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए किनकी भागीदारी अनिवार्य की गई है? तो 1 महिला और 1 ट्रांसजेंडर की भागीदारी अनिवार्य किया गया है। तो 1 महिला और 1 ट्रांसजेंडर व्यक्ति की भागीदारी अनिवार्य किया गया है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में राज्य के लगभग कितने सफाई कर्मचारी आएंगे? तो राज्य के लगभग 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी आएंगे जो विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों में कार्यरत हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने नगर निगम और पंचायतें हैं? तो बोला गया कि जहां बड़ी संख्या में सफाई कर्मी कार्यरत हैं, तो बोला गया कि 19 नगर निगम और 260 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय और 8,000 से अधिक पंचायतें हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा।
जुलाई 2025 में सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया। कौन बन गया? बिहार। यह कदम भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रयासों के अनुरूप है। जून 2025 के राज्य अनुदेशात्मक प्रतिनिधित्व SIR आदेश के तहत प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई है? तो 1200 मतदाता निर्धारित किया गया है। 2009 के मानक के अनुसार पहले यह अधिकतम संख्या 1500 थी, जिसे अब घटाकर 1200 कर दिया गया है। मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 किए जाने के बाद सुविधा और पहुंच बढ़ाने के लिए बिहार में कितने नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं? तो 12,817 नए मतदान केंद्र बिहार में बढ़ाए गए हैं। 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े जाने के बाद बिहार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 90,712 मतदान केंद्र हो गया है। नेक्स्ट है कि मतदान केंद्रों की इस नई पुनः व्यवस्था के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि सभी मतदान केंद्र मतदाताओं के अधिकतम कितने किलोमीटर के दायरे में हो? तो 2 किलोमीटर के दायरे में हो, जिससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच में काफ़ी सुधार हुआ है। हाल ही में बिहार में किन 2 स्थानों पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की गई है? मोस्ट VVI कर लीजिएगा। तो किन 2 स्थानों पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो नवादा और बांका। इनकी संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1400 मेगावाट होगी। भागलपुर के पीरपैंती में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2400 मेगावाट है। 2400 मेगावाट है। वर्ष 2029-30 तक पूरा होने की उम्मीद है। पीरपैंती में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजना याद रखिएगा किस जिला में है? तो भागलपुर जिला में है। उसके बाद देखिए बिहार की नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना NTPC की विद्युत उत्पादन क्षमता का विस्तार कितना किया जा रहा है? तो 2400 मेगावाट का विस्तार किया जा रहा है। और याद रखिएगा कि नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। बिहार की बरौनी ताप विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 800 मेगावाट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में 316 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो गोपालगंज जिले में किया है। कुल 40 विकास परियोजनाएं हैं, जिसमें से 33 का शिलान्यास किया गया है और 7 का उद्घाटन किया गया है, जिसका संबंध मुख्यतः सड़क, तटबंध, स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है। नेक्स्ट है कि 18 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत किस भत्ता योजना के विस्तार की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की विस्तार की घोषणा की है। यह योजना पहले केवल इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए थी, अब जो है यह बेरोजगार स्नातकों के लिए भी उपलब्ध होगी। मोस्ट VVI है। तो मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना। उसके बाद है कि विस्तारित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातकों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अधिकतम कितने साल के लिए? तो अधिकतम 2 वर्षों के लिए। अधिकतम 2 वर्षों के लिए। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने दुर्लभ लोक कलाओं, संगीत और चित्रकला को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 20 गुरु, 20 संगीतकार और 160 शिष्यों का चयन किया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत चयनित गुरुओं, संगीतकारों किसको बोलते हैं? तो जो
गायक के साथ में रहते हैं, उनके साथ ढोलक बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, उन्हें बोला गया है संगतकार। ठीक है, तो चयनित गुरुओं, संगतकारों, शिष्यों को प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो गुरुओं को 15,000 रुपये, संगतकारों को 7,500 रुपये और शिष्यों को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यहाँ पर है 2 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए, जिसमें प्रति माह कम से कम 12 दिन उपस्थिति अनिवार्य है। गुरु शिष्य परंपरा योजना में शामिल होने के लिए गुरु की न्यूनतम आयु और अनुभव कितना होना चाहिए? तो आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही दुर्लभ कला रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव और बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए कितनी प्रारंभिक सहायता दी जाएगी? तो 10,000 रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले दिया गया था महिलाओं को, आपको याद भी होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन सा विभाग कार्य करेगा? तो ग्रामीण विकास विभाग काम करेगा, जबकि शहरी विकास एवं आवास विभाग इसके कार्यान्वयन में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। 6 महीने बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के सफल मूल्यांकन पर लाभार्थियों को कितनी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है? तो 2 लाख रुपये तक सहायता प्रदान की जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन को रोकना है। उसके बाद है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं पर निर्भरता कम करने और किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस संघ की परिकल्पना की गई? तो बिहार राज्य जीविका निधि साख सरकारी संघ लिमिटेड की परिकल्पना किया गया है। जीविका के अंतर्गत पंजीकृत सभी क्लस्टर स्तरीय संघ इसके सदस्य होंगे। जीविका दीदियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष धन अंतरण और डिजिटल प्रक्रिया में सहयोग के लिए कितने सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे? तो 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। जुलाई 2025 में घोषित बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15,000 रुपये कर दिया गया है। जुलाई 2025 में घोषणा किया गया था। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत पेंशन भोगी पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों जीवन साथी को अब प्रति माह कितनी राशि मिलेगी? तो 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो पहले केवल 3,000 रुपये मिलता था। 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी? तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस पूरी पहल के लिए लगभग 19,370 करोड़ रुपए की सब्सिडी की आवश्यकता होगी, जिससे राज्य सरकार पर 3,375 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा पहल के तहत राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 10,000 मेगावाट तक रखा है। इसके तहत उपभोक्ता की सहमति से घरों की छतों और सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एकल बिंदु विद्युत कनेक्शन प्रदान कर जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सी सरकारी पहल शुरू की गई थी? तो कुटीर ज्योति योजना शुरू किया गया था। कुटीर ज्योति योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो
वित्त वर्ष 1988-89 में शुरू किया गया था। इसके तहत एससी और जनजातीय समुदायों के परिवार भी शामिल थे। उसके बाद आइए अर्थव्यवस्था में। अब इसमें है कि जनवरी 2026 में स्थानीय विक्रेताओं, विशेषकर एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों, विक्रेताओं को सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ने के लिए बिहार के पटना में किस इवेंट का आयोजन किया गया? तो बिहार के पटना में एक इवेंट होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सीलेंस इवेंट। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सीलेंस इवेंट कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। और किस लिए होता है? तो एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूह को सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत के पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो भारत के पूर्वी राज्यों के उपभोक्ता संरक्षण पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया? तो बिहार के पटना में किया, जिसका मुख्य फोकस उपभोक्ता मामलों का त्वरित निपटान और प्रौद्योगिकी संचालित शिकायत निवारण था। याद रखिएगा, बिहार के पटना। उसके बाद है कि राज्यों में निवेश आकर्षित करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 में बेंगलुरु में किस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में निवेश प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला। तो मोस्ट VVI है। बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव के अनुसार औद्योगिक इकाइयों और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CISF की तर्ज पर किस बल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। मोस्ट VVI कर लीजिएगा। घरेलू और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2026 में बिहार विकास शिखर सम्मेलन किन 2 शहरों में आयोजित करने की योजना है? तो हैदराबाद और नई दिल्ली में। बिहार मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए 26 अगस्त 2025 को किस पैकेज को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये प्रदान किया गया है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025। यह नीति बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का विस्तार है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करना है। नेक्स्ट है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये के निवेश और 1000 नौकरियों के सृजन पर 1 रुपये का नाम मात्र शुल्क पर कितनी भूमि प्रदान की जाएगी? तो 10 एकड़ तक भूमि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा फॉर्चून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ भूमि दी जाएगी। बोला गया कि 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को इस प्रोत्साहन पैकेज के तहत कितनी भूमि आवंटित की जाएगी? तो 25 एकड़ तक भूमि आवंटित किया जाएगा। उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाओं का चयन ना करने वाले निवेशकों को BIADA बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की भूमि दर से कितने प्रतिशत की छूट पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो 50% की छूट पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार मंत्रिमंडल ने गुजरात की गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, मोस्ट VVI, तो गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर पटना में फतुआ के समीप किस परियोजना के लिए 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी है? तो फिनटेक सिटी परियोजना के लिए। याद रखिएगा, फिनटेक सिटी परियोजना के लिए, जिससे वित्तीय सेवाएं बढ़ेगी और पटना तक सीधे माल की आवाजाही से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
किन दो जिलों में प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा की है? तो भागलपुर और गोपालगंज। इसे दोबारा पढ़िएगा और इसे 10 स्टार लगाइएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किन दो जिलों में प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की है? तो भागलपुर और गोपालगंज में। भागलपुर में औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए गोराडीह अंचल में कितने एकड़ सरकारी भूमि उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गई? तो 96.98 एकड़ सरकारी भूमि। भागलपुर में नए थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए बिहार राज्य विद्युत आयोग किसे भूमि पट्टे पर देगा? तो एक निजी कंपनी को भूमि पट्टे पर देगा। गोपालगंज के नोना पाकर और खैरीडीह गांव में एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए कितने एकड़ भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो 32.66 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह 32.66 एकड़ भूमि किसे सशुल्क हस्तांतरित की जाएगी? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को 11.3 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर। नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2012-13 और 2021-22 के बीच बिहार का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP किस औसत दर से बढ़ा है? तो 5% की औसत दर से बढ़ा है, जो 5.6% की राष्ट्रीय औसत विकास दर से कम है। नेक्स्ट है कि बिहार के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। मोस्ट VVI कर लीजिएगा, मोस्ट VVI फिर से बोलते हैं, इसमें 10 स्टार लगाइएगा, 10 स्टार से कम लगाना ही नहीं आपको। कि बिहार के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र की 57.1%, उसके बाद कृषि 24.3 है और उद्योग 17.2% है। तो बिहार में सबसे जो खराब स्थिति किसकी है? तो उद्योग की है। 17.2% योगदान करता है सकल राज्य मूल्य संवर्धन में। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने ज़मीनी स्तर पर नवाचार एवं उद्यमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। बिहार आइडिया फेस्टिवल के तहत समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों से कम कितने विचार एकत्र करने की योजना है? तो कम से कम 10,000 विचार एकत्र करने की योजना है, जिसमें से विशेषज्ञों की टीम द्वारा नवाचार व व्यवहारकर्ता के आधार पर प्रारंभ में कम से कम 100 विचारों का चयन किया जाएगा। बिहार आइडिया फेस्टिवल के तहत चयनित प्रतिभागियों को बिहार स्टार्टअप नीति के तहत कितनी राशि तक की सीड फंडिंग मिलेगी? तो 10 लाख रुपये तक की। साथ ही विजेताओं को सीड फंडिंग पिच राउंड से वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी। आगे है कि बिहार आइडिया फेस्टिवल पहल का एक प्रमुख उद्देश्य महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण भी है, जिससे वे किस रूप में उभर सके? तो आपके स्टार्टअप दीदी के रूप में महिलाएं उभर सके। जैसे जीविका पहल के माध्यम से अनेक महिलाएं प्रेरित हुई। दिसंबर 2025 में बिहार के तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक प्रणाली को सशक्त करने के लिए संपूर्ण बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की? तो 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है और इसका मुख्य लक्ष्य है लंबित व संवेदनशील मामलों का समय पर और तेजी से निपटान करना है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय
योजना कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसे किस फंड के माध्यम से लागू किया गया है? तो इसे निर्भया फंड के माध्यम से लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का लक्ष्य वर्ष में कम से कम कितने मामले निपटाना है? तो वर्ष में कम से कम 165 मामले निपटाना है। नेक्स्ट है कि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना के नवीनतम विस्तार के तहत इसे 31 मार्च 2026 तक वैध किया गया है। इसमें कितने FTSC स्थापित करने का लक्ष्य है? तो 790 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि जून 2025 तक 29 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत 725 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, जिसमें से 392 विशेष पॉक्सो कोर्ट शामिल है, ने वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत निपटान दर प्राप्त की है? तो 96% निपटान दर प्राप्त की है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार आपात स्थिति में राफेल, सुखोई और हरकुलिस जैसे सैन्य विमानों की लैंडिंग के लिए कितनी हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है? तो 3 हाईवे इमरजेंसी रनवे बनाया जा रहा है, जहां पर आपातकाल की स्थिति में राफेल, सुखोई और हरकुलस जैसे विमान आसानी से लैंड कर सके। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है जिसमें एक एकीकृत एयर स्ट्रिप की योजना बनाई गई है? तो मोस्ट BVI है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 245 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 417 किलोमीटर है। अयोध्या को नेपाल के जनकपुर से जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। विद्युत मंत्रालय के अधीन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग में बिहार की किन 2 डिस्कॉम कंपनियों को ए ग्रेड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसे ए ग्रेड दिया गया है ये दोनों कंपनियों को, याद रखिएगा। बिहार ने किस स्थान पर राज्य की प्रथम सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना के प्रथम चरण का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू किया है? तो लखीसराय जिले के कजरा में, इंपॉर्टेंट है कि बिहार ने किस स्थान पर राज्य की प्रथम सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना के प्रथम चरण का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू किया है? तो लखीसराय के कजरा में स्थित जो सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी बना है उससे। ठीक है, उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि कजरा लखीसराय की सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, जो इसे पूर्वी भारत की सबसे बड़ी परियोजना बनाती है? तो 301 मेगावाट सौर ऊर्जा और 495 मेगावाट घंटे बैटरी भंडारण क्षमता है। पहले चरण में 185 मेगावाट सौर और 254 मेगावाट बैटरी आपके शामिल हैं। उसके बाद है कि उत्तरी बिहार में निर्माणाधीन भेजा बकौर कोसी पुल की कुल लंबाई कितनी है, जो भारत का माला परियोजना चरण 1 के तहत विकसित किया जा रहा है? तो इसकी लंबाई 13.3 किलोमीटर है, 13.3 किलोमीटर है। उसके बाद है कि बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी जो नेपाल से प्रवाहित होती है, किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला के पास, बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास जाके गंगा में मिल जाती है। कौन नदी? तो कोसी नदी। उसके बाद है कि भेजा बकौर कोसी पुल के चालू होने से मधुबनी और सुपौल के बीच की यात्रा दूरी में लगभग कितनी कमी दर्ज की गई है? तो लगभग 44 किलोमीटर की दूरी कम हो गया है। नेशनल हाईवे 27 के माध्यम से पटना के साथ सीधा संपर्क भी स्थापित होगा।
जुलाई 2025 में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने किन 3 स्थानों पर 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए डेयरी संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दरभंगा, वजीरगंज और गोपालगंज में मोस्ट वीवीआई है कि जुलाई 2025 में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने किन 3 स्थानों पर 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए डेयरी संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दरभंगा में, वजीरगंज, गया में और गोपालगंज में। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिदिन 30 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 2 नए दूध पाउडर विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो डेहरी ऑन सोन, रोहतास में और सीतामढ़ी में। मोस्ट वीवीआई डेहरी ऑन सोन, रोहतास और सीतामढ़ी में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। हाल ही में पटना स्थित किस संस्थान ने बिहार में पहली बार कम लागत वाली रोबोटिक पेनक्रियाज अग्नाशय कैंसर सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? तो ये दिया गया है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, जिसे IGIMS बोला जाता है। IGIMS में दरभंगा के 71 वर्षीय व्यक्ति की 6 घंटे लंबी रोबोटिक पेनक्रियाटिक सर्जरी कितने रुपये के पैकेज के तहत उपलब्ध कराई गई? तो 50,000 रुपये के पैकेज के तहत उपलब्ध कराई गई, जिससे कैंसर उपचार अधिक किफ़ायती हो गया। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के DBDMS आंकड़ों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? तो बिहार शीर्ष पर है। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। सितंबर 2024 से लगातार 18 महीने से प्रथम स्थान पर बना हुआ है बिहार। दिसंबर 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना में किस प्रथम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो मोस्ट वीवीआई कीजिएगा। परमरुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित सर्वर के साथ स्थापित किया गया है। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच बिहार के 6 जिला का नाम याद रखिएगा, 6 जिलों के 40 माताओं पर हुए अध्ययन में स्तन दूध में किस रेडियोधर्मी तत्व की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो दूध में जो है यूरेनियम 238 दर्ज किया गया है। कौन सा दूध में? तो माँ के स्तन दूध में। ये कौन से 6 जिला है जहाँ पर अध्ययन किया गया था? तो इसे मोस्ट वीवीआई कीजिएगा। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा। इसे आप बिहार के मैप पर मार्क कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इस अध्ययन में स्तन दूध में यूरेनियम की सांद्रता 5.25 EFG प्रति लीटर तक दर्ज की गई, जिसमें अधिकतम एकल मान कटिहार में, एकल मान सर्वाधिक कहाँ दर्ज किया गया? तो कटिहार में। और सर्वाधिक औसत किस जिले में पाया गया? तो सर्वाधिक औसत खगड़िया में पाया गया है। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। शिशु जोखिम मॉडलिंग के अनुसार लगभग 70% शिशुओं का हजार्ड कोएफिशिएंट, जिसे हिंदी में जोखिम गुणांक बोला गया है, कितना पाया गया है, जो गैर कैंसर जन जोखिम की संभावना को दर्शाता है? तो 1 से अधिक पाया गया है। यद्यपि स्तन दूध में यूरेनियम की कोई स्थापित अनुमेय सीमा नहीं है, परंतु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेयजल में यूरेनियम की अस्थायी दिशा निर्देश सीमा कितनी निर्धारित की है? तो आपके निर्धारित किया गया है 30 EFG प्रति लीटर। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में राज्य के तीसरे जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर को स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है? तो गया जिले में। यह गया डोभी सड़क पर जमारी के पास प्रस्तावित है, जो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान, अब इसका नाम बदल गया है, पटना जू कर दिया गया है। और राजगीर जू सफारी के बाद
राज्य का तीसरा प्रमुख प्राणी उद्यान होगा? तो याद रखिएगा ये तीसरा चिड़ियाघर होगा। एक है पटना में, दूसरा है राजगीर में, तीसरा गया में खुलने जा रहा है। और याद रखिएगा कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है यहाँ पर से बिहार के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने किस अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्तमान में इसे राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल चुकी है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अंतिम स्वीकृति की भी प्रतीक्षा है। बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ की जो वनस्पति है शुष्क पर्णपाती वन है, जिनमें साल, सागौन, महुआ, बांस, जामुन तथा विभिन्न औषधीय पौधे शामिल है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य रूप से कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, मोर, गरुड़, सर्प, अनेक स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को देश के 94वें रामसर स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया? तो गोगाबिल झील को भारत के 94वां रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह मान्यता आर्द्र भूमि संरक्षण और सतत पारिस्थितिकी प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। रामसर स्थल घोषित गोगाबिल झील कटिहार जिले में किन दो नदियों के मध्य स्थित एक गोकुल झील है? तो याद रखिएगा गंगा और महानंदा नदियों के मध्य, गंगा और महानंदा नदियों के मध्य में स्थित है गोगाबिल झील। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। और आप गोकुल झील किसे बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है और वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप से जुड़कर बाढ़ क्षेत्रीय जलभूमि का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए गोगाबिल झील के शामिल होने के बाद यह बिहार का कौन सा क्रम रामसर स्थल बन गया? तो छठा रामसर स्थल बन गया है। देखिए अभी टोटल में भारत में 100 रामसर स्थल है। 100वां कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। जबकि बिहार का जो छठा रामसर स्थल है ये कौन बन गया है? गोगाबिल झील बन गया है। विदित हो कि याद हो कि इससे पूर्व बिहार से 2 नई आर्द्र भूमि बक्सर में गोकुल जलाशय, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। और आपको याद है कि बिहार का जो पहला रामसर स्थल था वो कांवर झील था जो बेगूसराय में स्थित था। तो आप जो 6 रामसर स्थल है बिहार का उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण और उपयोग के लिए रामसर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो वर्ष 1971 में साइन हुआ था। ईरान के रामसर शहर में वर्तमान में इसके 172 सदस्य देश हैं तथा विश्व भर में 2500 से अधिक नामित स्थल हैं। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। बिहार में 6 हैं जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद है कि बिहार सरकार उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पटना के निकट 250 एकड़ से अधिक भूमि पर क्या स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी, जिसके लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पहले ही तैयार किया जा चुका है। पटना के निकट प्रस्तावित ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की प्रारंभिक अनुमानित लागत कितनी है? तो 547 करोड़ रुपया है। यह एजुकेशन सिटी किस प्रणाली पर आधारित होगी? तो एक साझा कैंपस प्रणाली पर आधारित होगी, जिससे कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक ही एकीकृत परिसर में कार्य कर सकेंगे तथा समान अवसंरचना एवं सुविधाओं का साझा उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में
बिहार सरकार ने ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच सुधारने के लिए राज्य के कितने ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा किया गया है। 534 ब्लॉक में से 213 ब्लॉक में वर्तमान में डिग्री कॉलेज नहीं है। ये सरकार का अच्छा पहल है। 213 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की पहल किस योजना और थीम पर आधारित है? तो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य थीम पर आधारित है। 7 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना स्थित बिहार विधानसभा में किस एप्लीकेशन की आधिकारिक शुरुआत की? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की आधिकारिक शुरुआत किया गया है, जिसे प्रचलित रूप से ई विधान ऐप कहा जाता है। बिहार विधानसभा में ई विधान ऐप का शुभारंभ किस अवसर पर संपन्न हुआ? तो बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर संपन्न होता है। नेक्स्ट है कि ई विधान ऐप एक डिजिटल विधायी कार्य प्रवाह प्रणाली है, जिसे किसके सहयोग से लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से लागू किया गया है। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया, ताकि भारत के राज्य विधानमंडलों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी कार्य को डिजिटलाइज किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कृषि पशुपालन एवं उद्योग पर। आइए, इसमें है कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक सेक्स सार्टेड सीमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया जिले में किया है। डेयरी क्षेत्र में परिवर्तन लाने के उद्देश्य मोस्ट VVI 10 स्टार। पूर्णिया का यह सेक्स सार्टेड सीमेंट सेंटर किस मिशन के तहत 10 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसकी उत्पादन क्षमता 5 लाख डोज प्रति वर्ष है। नेक्स्ट है कि यह सेंटर 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई किस प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आपके घटक है गौ-साट प्रौद्योगिकी का। यह जो प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी होता है, तो यह टेक्नोलॉजी वीर को वर्गीकृत करके लगभग 90% सटीकता से मादा बछड़ों का जन्म सुनिश्चित करती है, जो डेयरी किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक है। केंद्रीय बजट 2025 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है? मोस्ट VVI है। केंद्रीय बजट 2025 के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया में किया है। इस नए बोर्ड का उद्देश्य है मखाना क्षेत्र को सशक्त करना, इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ाना तथा वैश्विक स्तर पर इसके निर्यात की पहुंच का विस्तार करना इसका उद्देश्य है। आगे है कि मखाना क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार ने कितने रुपये के विकास पैकेज को स्वीकृति दी है? तो 475 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है। भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो लगभग 90% है। यहाँ लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती होती है, जिससे प्रति वर्ष करीब 10,000 टन मखाने का उत्पादन होता है। बिहार में मखाना का उत्पादन मुख्य रूप से किस क्षेत्र और किन जिलों में केंद्रित है? तो VVI कर लीजिएगा। तो ये मिथिलांचल क्षेत्र में केंद्रित है, जिसमें बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्से के 9 जिले शामिल हैं, विशेषकर मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया जैसे जिलों की आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी इसके लिए आदर्श है। तो कौन कौन? मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया, याद रखिएगा। और जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड है, इसकी स्थापना कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो पूर्णिया में किया गया है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, किस जलीय पौधे से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है यूरियल फेरोक्स से। फिर से बोलते हैं, यूरियल फेरोक्स नामक जलीय पौधे से, जो दक्षिण और दक्षिण एशिया के ताजे पानी वाले तालाबों में उगता है। गहरे रंग के कच्चे बीज के कारण मखाने को अक्सर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो फूटने पर सफ़ेद हो जाता है? तो इसे ब्लैक डायमंड के नाम से जानते। मोस्ट VVI सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यह कैलोरी और वसा में कम किंतु पौधा आधारित प्रोटीन में समृद्ध होता है। साथ ही इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कला और संस्कृति है। तो बोला गया कि गया और बोध गया में पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए गया जिला प्रशासन ने किस सिस्टम का प्रस्ताव रखा है? तो सिंगल विंडो सिस्टम का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहित करना, आगंतुकों की सुविधाएं सुदृढ़ करना और व्यवसाय संचालन को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। गया का सिंगल विंडो सिस्टम मुख्य रूप से किन धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों पर विशेष जोर देता है? तो देता है बोध गया, विष्णुपद और महाबोधि मंदिर, गलियारे तथा अन्य स्थलों पर। यह सिस्टम नौकरशाही में विलंब कम करता है और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाता है। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने कब कराया था? तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 260 ईसा पूर्व में। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है महाबोधि मंदिर, ठीक है, जो बोध गया में है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। मोस्ट VVI BPSC कई बार यहाँ से सवाल पूछ चुका है, तो इसे 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि महाबोधि मंदिर का विस्तृत विवरण किस चीनी तीर्थयात्री ने प्रस्तुत किया है? तो विस्तृत विवरण जो है चीनी तीर्थयात्री वेन सांग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है कि वर्तमान मंदिर जो संरचना है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपके गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। दिसंबर 2025 में युवाओं की सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस जिले में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो मधुबनी जिले में। मोस्ट VVI कर लीजिएगा, जिसमें समूह लोक नृत्य, लोक गायन, चित्रकला, कविता और कहानी लेखन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय ने संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए औरंगाबाद जिले के किन 2 मंदिरों या परिसरों को निर्देशित किया है? तो देव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर परिसर को, ताकि इसके संरक्षण की स्थिति का आकलन किया जा सके और भविष्य में होने वाले क्षय को रोका जा सके। औरंगाबाद जिले के देव शहर में स्थित 8वीं शताब्दी का देव सूर्य मंदिर मुख्य रूप से किस आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो छठ पूजा के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि देव सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम अस्त होते सूर्य की ओर है, जबकि अधिकांश हिंदू मंदिरों का मुख पूर्व उदय होते सूरज की ओर होता है। सही बात भी है। औरंगाबाद जिले की उमगा पहाड़ियों पर स्थित उमगा मंदिर किस वास्तुकला के लिए जाना जाता है? तो नागर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें विशिष्ट शैली में नक्काशीदार चौकोर ग्रेनाइट प्रखंडों का
उपयोग किया गया है। ठीक है, प्रखंडों का उपयोग किया गया है। उमगा मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए चौकोर ग्रेनाइट प्रखंडों के बीच मुख्य रूप से किन भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित है? तो भगवान गणेश, सूर्य देवता और भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित है। वर्तमान में मंदिर परिसर की संरचनाओं में दरारें और वनस्पति उगने से इसके दीर्घकालिक स्थायित्व को लेकर चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के ज्ञान भवन गांधी मैदान में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो मोस्ट वीवीआई कीजिएगा, मखाना महोत्सव 2025 ये कहाँ पर होता है? तो पटना के ज्ञान भवन में होता है, गांधी मैदान में होता है। और बोला गया कि थीम क्या है, रिपोर्ट क्या है मखाना महोत्सव 2025 की? तो मखाना संस्कृति से समृद्धि नामक रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? तो मखाना जो है संस्कृति से समृद्धि नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने मखाना उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग और निर्यात प्रति स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनरी और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए कितने करोड़ रुपए के विकास पैकेज को स्वीकृति दी है? तो 475 करोड़ रुपए के आपके स्वीकृति दी है मखाना बोर्ड की स्थापना सहित। आगे कि बिहार वैश्विक मखाना उत्पादन का 90% से अधिक का हिस्सा उत्पादित करता है। यहाँ इसका कृषि क्षेत्र 3000 हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया है? तो यहाँ पर हो गया है 35,000 से 40,000 हेक्टेयर। इसका निर्यात अब यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया के बाज़ारों तक पहुँच गया है। किसका? मखाना का। भारत में मखाना अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है, जिसने उच्च उपज देने वाली मखाना और कांटे रहित सिंघाड़े की किस्में विकसित की है तथा मखाना सह मछली पालन जैसी प्रणालियाँ शुरू की है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी के 7वें संस्करण में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली कितने अद्वितीय वस्तुएं सार्वजनिक बोली के लिए उपलब्ध थी? तो 40 अद्वितीय वस्तुएं बोली के लिए उपलब्ध थी, मधुबनी और सिक्की कला के उदाहरणों सहित। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली द्वारा आयोजित इस ई नीलामी से प्राप्त धनराशि किस परियोजना को सहायता प्रदान करेगी? तो पवित्र नदी गंगा के पुनरुद्धार के लिए समर्पित नमामि गंगे परियोजना को। यह नीलामी नागरिकों को वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री को दिए गए स्मृति चिन्ह प्राप्त करने का अवसर देती है। नेक्स्ट है कि ई नीलामी में प्रदर्शित मधुबनी पेंटिंग में भगवान कृष्ण को किनके साथ दर्शाया गया, जो दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक सद्भाव को प्रदर्शित करते हैं? तो गोपियों के साथ उन्हें दिखाया गया है। यह मोटी रेखाओं, जटिल पैटर्न और प्राकृतिक रंगों के लिए प्रसिद्ध है तथा मिथिला क्षेत्र की गहन लोक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। एक सजीव मिथिला पेंटिंग में एक महिला को किन दो प्रतीकों के साथ पकड़े हुए दर्शाया गया है? तो कमल का फूल और एक शिवलिंग के साथ दर्शाया गया है। यह कागज पर पोस्टर रंगों में बनाई गई है, जो पारंपरिक भूरे रंग के प्रेम में है, जो भगवान शिव का प्रतीक है और बिहार की लोक कला को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि जटिल शिल्प कला के लिए जानी जाने वाली बिहार की सिक्की कला, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्की कला कौन सी राज्य की? बिहार की। में भगवानों को सुनहरे रंग में दर्शाया गया है। तो भगवान राम और सीता को इसमें सुनहरे रंग में दर्शाया गया है, जो युगल की दिव्य कला को प्रकट करता है और दैवीय आकृतियों के चित्रण को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि मुख्य टॉपिक पर्यटन में आइएगा। बिहार सरकार पटना, नालंदा, गया जैसे पारंपरिक स्थलों से आगे बढ़कर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
किस सर्किट को विकसित करने की योजना बना रही है? तो शिव मंदिर पर्यटन सर्किट को विकसित करने की योजना बना रही है, जिसके तहत राज्य में भगवान शिव को समर्पित प्रमुख मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा। शिव मंदिर पर्यटन सर्किट में किन प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया? तो इसमें अजगैबीनाथ धाम को शामिल किया गया है। उसके बाद है बूढ़नाथ मंदिर, हरिहरनाथ मंदिर, उगनाथ महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर और अशोक धाम को शामिल किया गया है। इसे आप 10 स्टार लगा लीजिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा। इसका आप लोग PDF निकलवा लीजिएगा, ठीक है। दिसंबर 2025 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले की किस झील में नौका विहार सुविधा का उद्घाटन किया है? तो खड़गपुर झील में। खड़गपुर झील में मोस्ट VVI आपसे पूछ सकता है कि खड़गपुर झील किस जिले में है? तो मुंगेर में है। इसे प्राकृतिक संसाधनों, गर्म झरनों और घने वनों के कारण एक संभावित पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और इसका PDF के लिए कितना पे करना होगा? तो इसका PDF के लिए आपको 41 रुपया पे करना होगा बिहार के PDF के लिए, जिसमें परीक्षा मंथन और बिहार स्पीडी शामिल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस रिजर्व में पर्यावरण के अनुकूल सतत पर्यटन हेतु बांस की झोपड़ियाँ स्थापित की गई है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा के समीप में स्थित है। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा। सतत पर्यटन हेतु बांस की झोपड़ियाँ कहाँ स्थापित की गई है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार सरकार ने वन्यजीव संरक्षण और इको टूरिज्म अवसंरचना में सुधार के लिए कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो 10 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है, जिससे VTR गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, रोहतास और कैमूर के वन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन होगा। आगे है कि राज्य के प्रमुख विरासत स्थलों पर उच्च स्तरीय घरेलू और विदेशी पर्यटकों को 5 स्टार अनुभव प्रदान करने के लिए किस सेवा की शुरुआत की गई है? तो अल्ट्रा लग्जरी कारवा सेवा की शुरुआत की गई है। यह कारवा नालंदा, राजगीर, बोधगया, वैशाली, विक्रमशिला और पटना के गांधी सर्किट जैसे क्यूरेटेड हेरिटेज सर्किट पर संचालित होंगे। आगे कि चर्चित व्यक्तित्व एवं चर्चित स्थल के बारे में देखिएगा। मई 2026 में भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान किस देश के राष्ट्रपति तो लाम ने गया बिहार का दौरा किया? तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो लाम। इन्होंने बोधगया का दौरा किया। उन्होंने बोधगया का भ्रमण किया और महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की, जो साझा बौद्ध विरासत को उजागर करता है। 15 अप्रैल 2026 को किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सम्राट चौधरी जी के द्वारा लिया गया है। यह 46 वर्ष के इतिहास में पहली बार भाजपा के लिए राज्य के शीर्ष पद को संभालने की ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ किन 2 नेताओं ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, ये दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित 15 सदस्यीय विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पटना साहिब के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 मार्च 2026 से प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में किसने पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ लिया गया है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के द्वारा लिया गया है, ठीक है। किसके स्थान पर? तो पवन कुमार के स्थान पर लिया गया है, पवन कुमार भिमप्पा के स्थान पर। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में उत्कृष्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित कर पटना में सम्मानित किया गया है? तो अनुकूल रॉय को। नेक्स्ट है कि IGIMS पटना के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मनीष मंडल को किस वैश्विक सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के
वैश्विक द्विवार्षिक सम्मेलन में, ठीक है, जो दिसंबर 2025 में हुआ था, तो VVI है। दिसंबर 2025 में पटना से 5 बार के विधायक रहे किस मंत्री को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नितिन नवीन को। वे विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक, रणनीतिक और पार्टी समन्वय की देखरेख करेंगे। 10 बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार को किस संस्था द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा। मोस्ट VVI कर लीजिएगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि, दीर्घकालिक शासन और सार्वजनिक सेवा के लिए उन्हें औपचारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 2 दिसंबर 2025 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को चुना गया है। 1 सितंबर 2025 को 1991 बैच के किस IAS अधिकारी ने बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया गया है प्रत्यय अमृत के द्वारा। उन्होंने 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुए अमृत लाल मीणा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? अमृत लाल मीणा का स्थान लिया है। मोस्ट VVI है, ठीक है। बिहार सरकार उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में पटना के निकट 250 एकड़ से अधिक भूमि पर क्या विकसित कर रही है? तो ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी। ये पहले भी आप देख चुके हैं, और जिसकी लागत कितना है? तो 547 करोड़ इसकी लागत बताया गया है। कुख्यात अपराधियों को रखने और जेल सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किस पहाड़ी क्षेत्र में एक उच्च सुरक्षा जेल स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाया गया है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा, 10 स्टार लगा लीजिएगा। यह जेल कैमूर जिले के सरोदग गांव में बनाई जाएगी, जो घने वनों और पहाड़ों से घिरा है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत किस जिले से की है? तो पश्चिम चंपारण जिले से की है। पश्चिम चंपारण बेतिया जिले से की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन किस जिले में हुआ है? तो वैशाली जिले में हुआ है। शुरू बेतिया जिला से हुआ और समापन आपके वैशाली जिला में हुआ है। समृद्धि यात्रा का आयोजन किस अवधि के बीच किया गया? तो 16 से 24 जनवरी 2026 के बीच किया गया है। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करना, जिला स्तर पर उनके क्रियान्वयन का आकलन करना उद्देश्य था। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने पूर्ण परियोजना का उद्घाटन करने के साथ साथ शासन में किसे मजबूत करने पर जोर दिया? तो जन सहभागिता को मजबूत करने पर जोर दिया है। समृद्धि यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने किस औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत की है? तो कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत की है। कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ रुपए की लागत वाली कितनी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो 125 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में 125 परियोजनाओं की आधारशिला रखने की कुल लागत कितना है? तो 153 करोड़ रुपये आपकी लागत है। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिनकी लागत 29 करोड़ रुपये थी? तो 36 परियोजनाओं का। नेक्स्ट है कि उद्घाटित की गई 29 करोड़ की 36 परियोजनाओं मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो अवसंरचना और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट है कि सोन नदी जल बंटवारा समझौता समझिएगा। तो बिहार कैबिनेट ने सोन नदी का जल साझा करने के विवाद को सुलझाने के बाद किस जलाशय परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दी है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण को लेकर किन 2 राज्यों के बीच मसौदा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है? MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। तो बिहार और झारखंड के बीच में किसके लिए? तो इंद्रपुरी जलाशय के लिए। मोस्ट VVI है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो रोहतास जिले में किया जाएगा। जल साझा करने के इस मसौदा समझौते को किस केंद्रीय संस्थान ने
स्वीकृति प्रदान की है? तो केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी का कितना जल आवंटित किया गया था? तो 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित किया गया था। नए जल बंटवारा समझौते के अनुसार बिहार को अब सोन नदी का कितना जल मिलेगा? तो 5.75 MAF मिलियन एकड़ फीट जल मिलेगा। उसके बाद है कि नए जल बंटवारा समझौते के अनुसार झारखंड को सोन नदी का कितना जल मिलेगा? तो 2 मिलियन एकड़ फीट जल मिलेगा। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना से बिहार के कितने जिले में सिंचाई क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है? तो 8 जिलों में। कितने जिलों में? 8 जिलों में। ये कौन कौन 8 जिला है? भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और आपके पटना भी शामिल है। उसके बाद है कि बिहार में 3.7 लाख आयोग मतदाता। बोला गया कि 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं? तो 7.42 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। अंतिम सूची में दर्ज 7.42 करोड़ मतदाताओं की संख्या 24 जून 2025 को दर्ज मतदाताओं 7.89 करोड़ की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो लगभग 6% कम है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में कितने महीने के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की गई है? तो 3 माह के पुनरीक्षण की घोषणा की थी। आगे बोला गया कि विलोपन और परिवर्धन प्रक्रिया के तहत मतदान सूची के मसौदे से कुल कितने लाख नाम हटा दिए गए? तो 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया। इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाया गया। मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने के मुख्य कारण क्या थे? तो मृत्यु, प्रवासन और डुप्लीकेशन। ये तीनों याद रखिएगा, मृत्यु, प्रवासन और डुप्लीकेशन। आगे बोला गया कि दावों तथा आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम चरण में कितने अतिरिक्त नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए? तो 3.66 लाख। 30 सितंबर को जारी अंतिम सूची में कुल कितने लाख नए मतदाता जोड़े गए? तो 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। उसके बाद है कि 1 अगस्त 2025 को जारी मसौदा सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या में कितनी शुद्ध वृद्धि हुई है? तो 17.9 लाख की शुद्ध वृद्धि हुई है। जनवरी 2025 में बिहार में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 47.75% था, जो SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद घटकर कितना हो गया? तो 47.15%। इसे BBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मतदाता पहचान के लिए वार्मे दस्तावेज के रूप में किसे शामिल किया जाएगा? तो आधार कार्ड को शामिल किया जाएगा, जिससे बहिष्कार की संभावना बढ़ सकती है। आगे है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से असंतुष्ट मतदाता किन अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकते हैं? तो जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में सभी योग्य और पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची को क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची, वोटर लिस्ट बोला जाता है, इलेक्टोरल रजिस्टर बोला जाता है। मतदाता सूचियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस अधिनियम के तहत तैयार की जाती है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत तैयार की जाती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की किस धारा के तहत मतदाता सूची गैर नागरिक शामिल नहीं होंगे?
जो आपके मतदाता सूची है उसमें गैर नागरिक शामिल नहीं होंगे। तो धारा 16 के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की किस धारा के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे? तो धारा 19 के तहत जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि SIR प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा, BLO के द्वारा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की कौन सी धारा भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है? तो धारा 21। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 324। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 मोस्ट विवेक कर लीजिएगा। आगे की विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 327 से संबंधित है। राज्य के विधानमंडल को उसके अपने चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 328 में दिया गया है अपने चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामला किस वर्ष का है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा था? तो ये मामला था 1977 का मामला था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार चुनावों के दौरान न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है? तो अनुच्छेद 329B के अनुसार। बिहार में वर्ष 2025 से पूर्व अंतिम विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2003 में। आप लोग SIR का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि इस बार पूछा जा सकता है। भूटान के प्रधानमंत्री का बोधगया दौरा। सितंबर 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री ने बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया? तो भूटान के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। भूटान के प्रधानमंत्री ने बोधगया में किस पवित्र वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था? तो पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे। महाबोधि मंदिर का निर्माण मूलतः ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा। महाबोधि मंदिर की वर्तमान संरचना किस शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है? तो 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है। बोधगया स्थित अनिमेष लोचन चैत्य क्या है? वह स्थान जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ध्यान किया था। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया था। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया? तो बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया गया है। वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ एक पेड़ को राखी बांधकर पौधारोपण किया? तो पटना स्थित राजधानी वाटिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो 13 अगस्त 2012 को
रक्षाबंधन के अवसर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार कौन सी प्रमुख योजना चला रही है? तो जो योजना का नाम है जल जीवन हरियाली योजना है। नेक्स्ट है कि पुरस्कार के बारे में आइएगा। बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार मिला है, इसके बारे में समझिएगा। हाल ही में बिहार पुलिस को असाधारण सेवा, बहादुरी और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में किसी भी पुलिस बल के लिए संगठन को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? तो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड को माना जाता है। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार को किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसी को निशान के नाम से भी जाना जाता है, प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड को। इस वर्ष बिहार पुलिस के अलावा और किन 2 राज्यों के पुलिस बलों को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान प्राप्त हुआ? तो बिहार के अलावा उड़ीसा और सिक्किम के पुलिस बलों को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, मोस्ट VVI है, ये सवाल पूछा जाएगा। यह पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में बिहार पुलिस के सभी कर्मियों, कांस्टेबल से लेकर DGP रैंक तक को वर्दी की बाईं आस्तीन पर पहनने के लिए क्या प्रदान किया जाएगा? तो एक विशेष बैज, एक ध्वज प्रदान किया जाता है। मई 2026 में पहले वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के बैकवर्ड वेंड इवेंट के लिए बिहार के किन 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो सुधांशु शेखर और साक्षी कुमारी का चयन हुआ है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड बेंड श्रेणी में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो दिलीप कुमार का हुआ है। नेक्स्ट है कि रिदमिक पेयर श्रेणी में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो सारांश कुमार का हुआ है। लेग बैलेंस श्रेणी में वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए किसका चयन हुआ है? तो सोनी कुमारी का हुआ है। पहला वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जून 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद गुजरात में। योगासन को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? तो वर्ल्ड योगासन और भारत योगासन के द्वारा। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया, राजगीर खेल परिसर में। मोस्ट VVI कर लीजिएगा। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किसके तत्वाधान में किया गया? तो हॉकी इंडिया के तत्वाधान में किया गया है। इन सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया? तो उत्तर प्रदेश हॉकी ने किया था, मध्य प्रदेश को 5-2 से हराकर। सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक 3रा स्थान किसने हासिल किया? तो पंजाब ने हासिल किया, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को हराकर। नेक्स्ट है कि इस राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में पूरे भारत से लगभग कितनी टीमें ने भाग लिया था? तो लगभग 30 टीमों ने भाग लिया था। अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव्स बिहार में किया गया है। एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। इस रग्बी चैंपियनशिप के विवरण के अनुसार
पुरुषों के फाइनल में किसने हांगकांग को हरा कर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। उसके बाद देखिए एशिया रग्बी अंडर 20 के पुरुष वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः किन देशों ने जीता है? तो स्वर्ण जीता गया है हांगकांग के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा रजत और मलेशिया के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है एशिया रग्बी अंडर 20 में। एशिया रग्बी अंडर 20 के महिला वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः किन देशों ने जीते हैं? तो स्वर्ण जीता है चीन, हांगकांग रजत और भारत ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रग्बी टीम में बिहार की कितनी खिलाड़ी शामिल थी? बिहार की कितनी खिलाड़ी शामिल थी? तो 4 खिलाड़ी शामिल थे। कौन कौन? गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी, आरती कुमारी, याद रखिएगा। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो अशोक नामक खरगोश था। इस रग्बी चैंपियनशिप में कितने एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 9 एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुल 192 खिलाड़ी भाग लेते हैं, 32 कोच, 50 तकनीकी अधिकारी शामिल थे। तो पूछा जाएगा कि रग्बी चैंपियनशिप में कितने एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो बोलेगा 9 एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने। और कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए? तो 192 खिलाड़ी, इसमें 32 कोच और 50 तकनीकी अधिकारी शामिल थे। आगे है कि रग्बी चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 9 देश कौन कौन थे? तो 9 देश चीन, हांगकांग, UAE, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, मेजबान भारत ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप में 2 दिनों में कुल कितने मैच खेले गए? तो कुल 40 मैच खेले गए हैं। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप कहाँ होता है? तो भारत में होता है। भारत में बिहार के राजगीर में होता है। उसके बाद बोला गया है कि एशिया रग्बी का पूर्व नाम क्या था? तो एशियन रग्बी फुटबॉल यूनियन था इसका पूर्व में नाम। संस्थागत देशों द्वारा एशिया रग्बी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1968 में 8 संस्थापक देशों द्वारा एशिया रग्बी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1968 में किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में एशिया रग्बी में कितने सदस्य संघ शामिल हैं? वर्तमान में एशिया रग्बी में कितने सदस्य संघ शामिल हैं? तो एशिया के 36 सदस्य संघ शामिल है। एशिया रग्बी का शासी निकाय किसका क्षेत्रीय संघ है? तो वर्ल्ड रग्बी का। एशिया रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में। टोटल 252 सवाल को डिस्कस किया गया। जनवरी 2025 से मई 2026 तक के बिहार करंट अफेयर का। इसके बाद बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये तीनों को जो है अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF लेने के लिए आप 82 87 50 56 83 नंबर से संपर्क कीजिएगा। आपको बिहार का PDF मिल जाएगा। बिहार का जो PDF है इसमें ध्यान रखिएगा, एक आपके परीक्षा मंथन है, सबसे ऊपर आपको दिखेगा परीक्षा मंथन और सबसे नीचे आपको दिखेगा SPD। ठीक है, अगर आप खाली परीक्षा मंथन का जो मैगजीन में जो कंटेंट दिया गया है, जो आपको बना कर दिया गया है, अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो भी आपके लिए समझिए कि बिहार का करंट अफेयर बन जाएगा। खाली उसमें आपको क्या करना है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेना। 3 चीज़ पढ़ लीजिएगा तो समझिए आपका बिहार का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है।